Hello students, this is बबीता पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फर्दर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे कुछ भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब कुछ भी आ सकता है, इसमें बायसनेस नहीं होती। ठीक है। बायसनेस ना होने का मतलब पक्षपात नहीं होता। जैसे कि मान लीजिएगा हम कार्ड ड्रॉ करते हैं कि कोई भी कार्ड आ सकता है, वो स्पैड हो सकता है, वो डायमंड हो सकता है, वो क्लब हो सकता है। ठीक है। तो वो किसी भी टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं वो फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, कितने टाइप का होता है। इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स। फर्स्ट इज जिसको हम खंडित आवर्ती वितरण बोलेंगे, और दूसरा है अखंडित आवर्ती वितरण। खंडित आवर्ती मीन्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है अखंडित, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। देखो, खंडित मीन्स डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, फाइनाइट इट मीन्स पूर्ण। यहाँ पे हम फाइनाइट, वैसे तो क्या होता है कि लिमिट होती है उनके, अनगिनत नहीं होते हैं। तो वो होता है, परंतु यहाँ पे हम जो फाइनाइट वर्ड लेंगे, अ, ये भी है कि कोई भी वेरिएबल्स है वो अनगिनत नहीं होता, उसकी संख्या लिमिट होती है। दूसरा हम ये भी कहेंगे कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसके अंदर जो वेरिएबल्स आएंगे, तो या फिर इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक पूर्ण संख्या में होगा। ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें, यदि हम घरों के बाहर लगाए गए पेड़ों की संख्या जानना चाहते हैं, ठीक है, तो पेड़ जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पूर्ण संख्या में होंगे। ठीक है। वो पॉइंट्स में नहीं होंगे। इसलिए अगर हम बात करें, एक्स क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज, 0 1 2 3 4, भी एक घर के आगे कितने पेड़ हैं। वहाँ फिर एफ क्या लिया, नंबर ऑफ हाउसेज की, एक 0 घर ऐसे हैं, मतलब ना सॉरी 3 घर ऐसे हैं जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। 5 घर ऐसे हैं जिनका एक पेड़, जिनके घर के सामने एक पेड़ है। 8 हैं ऐसे, 2 हैं। इस टाइप से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है कंटिन्यूस। जस्ट लाइक हमें पता है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब से हमने स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम से हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ते आ रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, सेम हियर ऑल्सो। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो पूर्ण भी हो सकते हैं और अपूर्ण संख्या में भी हो सकते हैं। इट मीन्स जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो एक इंटरवल गिवन होता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हिस्टोग्राम द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। और सबसे पहला हमारे पास जो, ये जैसे मान लीजिएगा मार्क्स दे रखे हैं उन्होंने 0 to 10, 10 to 20। अब मार्क्स हमारे पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ तो हमारे जो डिस्क्रीट खंडित या मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डिस्क्रीट है चाहे वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। 2 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है एकीकृत समंकों के आधार पर, दूसरा क्या है, प्रत्याशित या सैद्धांतिक आवर्ती के आधार पर। एकीकृत समंक मीन्स जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा के कलेक्शन के बेस पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। ठीक है। तो वो होगा एकत्रित समंकों के आधार पर, या वास्तविक अवलोकन, जहाँ पर हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो ऑब्जर्व्ड है। ठीक है। हमने एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन की है उसकी। ठीक है। एक्चुअल में डाटा को देखा है, वास्तविक अवलोकन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर तो इस टाइप के जो डाटा होते हैं उनको हम ऑब्जर्व बेसिस भी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और इसके लिए हमने क्या 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 निकाले थे, जो कि हम कर चुके हैं पहले। मेजर्स ऑफ एवरेज है, डिस्पर्सन है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है।
स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आपका एमकॉम का पार्ट है, आपके ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट नहीं था, इसलिए हमने नहीं पढ़े। बट हम मेजर्स ऑफ एवरेज पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन मोड डिस्पर्सन हम पढ़ चुके हैं। तो वो सारे क्या थे, कलेक्टेड डाटा के बेस पे था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक ऐसी मैथमेटिकल रीति है जिसकी हेल्प से किसी प्रीमित संख्या, प्रीमित मीन्स फाइनाइट नंबर, ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या वाला होता है, वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ज्ञात किया जाता है। किंतु यह प्रशिक्षण मीन्स एक्सपेरिमेंट है केवल दो अपवर्जी घटनाओं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो दोनों में से सिर्फ एक ही हैपन होगा, दोनों इकट्ठे हैपन नहीं हो सकते, है ना, या फिर कोलेक्टिवली एडजस्टिव इवेंट्स पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वास्तविक निरीक्षणों पर आधारित नहीं होता, इट मीन्स एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि ये कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, और वो मैथमेटिकल अजम्पशंस क्या हो सकती हैं ये हमने देखना पड़ेगा। अतः जो वास्तविक आवृत्तियों तथा प्रायिकता आवृत्तियों में अंतर होना बहुत ही जरूरी होता है। किंतु यदि प्रशिक्षणों की संख्या वास्तविक प्रशिक्षण करते समय पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दी जाए तो वास्तविक आवृत्तियां, इट मीन्स एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सैद्धांतिक रूप से आवृत्तियों के अधिक सीमा, अधिक पास में आ जाती हैं। अगर हम इसको सिंपल से एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे लाइक मान लीजिएगा एक सिक्कों को हमने उछाला, उस सिक्के पे हेड या टेल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने HEAT लिख रखा है, टी नहीं है यहाँ पे डी आएगा, इट मीन्स हेड या फिर टेल। तो एक सिक्के की प्रोबेबिलिटी या तो हेड आई या टेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है, परंतु अगर हम वास्तविक रूप से इस प्रशिक्षण को 200 बार करें, इट मीन्स अगर हमने एक सिक्के को 200 बार उछाला, 200 टाइम्स हमने उछाला, तो हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यूज की। ठीक है, तो उस टाइम पे टेल या हेड आना, तो 100 बार न आकर के ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड 120 बार आ जाए, टेल 80 बार आ जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम प्रशिक्षणों की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेशन है उन वो एक्चुअल में उनके जो हमारी आवृत्तियां हैं, आवृत्ति मीन्स 200 है, तो उसके बिल्कुल आसपास हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे रैंडम सैंपल वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक चर निश्चित मूल्य ले ले, इट मीन्स खंडित वितरण कहेंगे। मान लीजिएगा कोई भी एक वेरिएबल है, अगर उससे पूर्ण वैल्यू आ जाए, ठीक है, जो पॉइंट्स में ना हो, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। अगर इंटरवल्स की फॉर्म में अगर हम उसको लें, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट में देखा 0 1 2 3 के फॉर्म में लिया, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। अगर इंटरवल्स इट मीन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से लिया तो वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब आगे हम इस बारे में फिर हम जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कितने टाइप के होते हैं, इट इज ऑफर द टू टाइप्स, दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आता है बेटा, इसमें दो टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन भी हम इसको बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसका पार्ट होगा, कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट होगा। और बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्क्रीट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक पार्ट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जो दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी, कि हमारे डिस्क्रीट और जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, तो देखो बेटा जी, सबसे पहले जो सिमिलरिटी क्या है कि उपरोक्त तीनों वितरण, तीनों कौन कौन से, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल, जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ये तीनों ऐसी स्थिति में प्रयोग में लाए जाते हैं जहां प्रशिक्षण इस प्रकार से किए जाएं कि केवल दो ही परिणाम निकले। इट मीन्स जहां पर एक्सपेरिमेंट सिर्फ इस टाइप से किए जाते हैं कि जहां पर दो ही रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कौन से, या तो सक्सेस होगा या फिर फेलर होगा। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों। ठीक है, और केवल उनके परिणाम सफलता और असफलता में ही हो। इट मीन्स तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चाहे बाइनोमियल हो, चाहे पॉइसन हो, चाहे कंटिन्यूस हो, ना सॉरी,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में समानता ये है कि ये तीनों उसी कंडीशन में यूज किए जाते हैं जहां पर हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सक्सेस और फेलर होगा। ठीक है। अब बात आएगी दूसरा क्या होगा, सक्सेस को पी मानेंगे और फेलर को क्यों मानेंगे। ध्यान दें कि सक्सेस सफलता को पी मानेंगे और फेलर असफलता को क्यों मानेंगे। ठीक है। सक्सेस और फेलर दोनों का टोटल वन, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज वन होता है, मैक्सिमम वन। ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा कि फेलर पी और सॉरी फेलर सक्सेस पी और फेलर क्यू होगा और दोनों का टोटल वन होगा। अगर मान लीजिएगा हमें क्वेश्चन में पी दे रखा है तो हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन है, पी दे रखा है क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी, और क्यू दे रखा है इट मीन्स असफलता दे रखी है तो हम पी निकाल सकते हैं। क्यू मीन्स पी इज इक्वल टू वन माइनस क्यू, अगर क्यू दे रखा है क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। ठीक है। और साइज ऑफ सैंपल निश्चित होंगे, अनिश्चित नहीं होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब जो सैंपल लिया जाएगा वो सैंपल जो होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा होगा, नेक्स्ट आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका प्रतिपादन स्विस के मैथमेटिशियन थे जेम्स बर्नौली ने किया। ठीक है, उनके नेम से ही इसको बर्नौली थ्योरम कहते हैं। ठीक है। जो ये बर्नौली थ्योरम है कब पब्लिश हुई, उनकी डेथ के 8 साल बाद, इट मीन सन 1713 में। ठीक है। जो ये थ्योरम है सिर्फ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। ये उस कंडीशन में यूज की जाती हैं जहां पर जो चांसेस होते हैं सक्सेस और फेलर के होते हैं। इट मीन्स जस्ट लाइक नेम इंडिकेट करा है द्विपद, इसके दो पद होंगे, एक सक्सेस और दूसरा फेलर होगा। ठीक है। तो हम हमने कहा कि इस घटना में सक्सेस और फेलर, सक्सेस को पी मानेंगे और फेलर को क्यों मानेंगे। ठीक है, इट मीन्स पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। अंडरस्टैंड, समझ आया बेटा यहाँ तक। जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है अजम्पशंस क्या रहेंगी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें केवल इसमें क्या होता है, अजम्पशन दो हैं, मतलब अजम्पशन क्या मानी गई। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कब अप्लीकेबल होगा, जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। आपको बिल्कुल पॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड आते ही माइंड में क्लियर हो जाता है कि हैपनिंग के चांसेस क्या होंगे, एक हैपन होगा तो दूसरा नॉट हैपन। मीन्स दोनों दो इवेंट हैं, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे हेड और टेल हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो वो कौन सा इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे और जिनके रिजल्ट सक्सेस और फेलर है। अगर हेड होने को सक्सेस माना जाता है तो टेल को फेलर माना जाएगा। समझ आई बात है। और टेल को सक्सेस माना जाता है तो हेड को फेलर माना जाएगा। ठीक है। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन होगा, सैंपल साइज फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि जो भी घटनाएं घटित होंगी पहले ट्रायल का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। इट मीन्स फर्स्ट टाइम हेड आ गया तो जरूरी नहीं है कि दूसरे टाइम पे टेल आएगा, वो दूसरे टाइम पे भी हेड आ सकता है। ठीक है। सिक्के को अगर हम बार बार उछाल रहे हैं तो हेड और टेल आने की प्रायिकता हमेशा, हेड आए या टेल आए, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा और हमेशा 1/2 ही रहेगी। ठीक है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके प्रयोग से एक निश्चित सफलता आर बार होने की संभावना को जाना जा सकता है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ इवेंट होंगे कि भी सफलता होगी कितनी बार होगी, आर बार। आर बार का मतलब मान लीजिए एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो हमने कहा कि हेड 3 बार आएगा। जो 3 वर्ड दिया हमने कि हमने कहा कि हेड 3 बार आएगा तो 3 क्या है, आर। समझ आई बात। आगे इसको और भी सिंपल तरीके से हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्रू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, it is p plus q to the power n। n is the number of events, हम यहाँ पे नंबर सॉरी साइज ऑफ सैंपल। p सक्सेस होगा, q फेलर होगा, हमेशा p सक्सेस q फेलर
और एन क्या होगा, साइज ऑफ सैंपल, कि हमने कितनी बार कितना सैंपल लिया है। ये आप लोगों ने फॉर्मूला उसमें भी पढ़ा होगा, किसमें हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर, जी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने, मैथ्स में पढ़ा था ना फॉर्मूला ये, और बर्नौली थ्योरम थी वहां पर भी, है ना। यस। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू टू दी पावर n। तो इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एन सी आर। आर क्या होगा यहाँ पे, कि हमने देखना है कि सक्सेस के चांसेस कितने हैं और फेलर के चांसेस कितने हैं। देखो नीचे दे रखा है पी आर सक्सेस, दे रखा है ना, तो इट मीन्स इस फॉर्मूले को कैसे ओपन करेंगे, एन सी आर। आर क्या होगा, चांसेस हम यहाँ पे लेंगे कि आर कितनी बार भाई सक्सेस कितनी बार आएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। p टू दी पावर r इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस आर। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है एन सी आर इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस आर इंटू पी टू दी पावर आर। आप p टू दी पावर r को पहले लिख सकते हो, q टू दी पावर n माइनस आर को पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल है, 6 सिक्के उछाले गए, ठीक है, 6 सिक्के उछाले गए, तो साइज कितना हुआ, साइज ऑफ सैंपल 6। 2 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पट को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, यही होगा ना, ना सॉरी हेड बोलेंगे, पट को हेड बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि 2 बार हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड सक्सेस, ये है ना। ये सक्सेस क्या माना है इन्होंने, 2 बार हेड आए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी आर, एन कितना है 6, सी आर कितना माना हमने, यहाँ पे 2 बार हेड आई, तो इट मीन्स आर क्या हो गया 2, क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, 6 में से 2 घटा दो कितना हो गया 4, और क्यू की पावर इंटू पी टू दी पावर आर, इट मीन्स आर जो भी था 2 था। फॉर्मूला समझ में आया, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 6c2 इंटू पी टू दी पावर 2, इट मीन्स पी टू दी पावर आर इंटू क्यू टू दी पावर 6 - 2, इट मीन्स 4। तो जो ऊपर जो पावर्स होंगी उन दोनों का टोटल ये होना चाहिए जो आगे लिखा जाता है। अब यहाँ पे जब इन्होंने 6 2 p2 हेड सक्सेस 6c2 लिखा है, और जब इसको आगे एक्सटेंड करके 6 बड़ा लिख दिया इन्होंने, ये गलत है, ये 6 ऊपर पावर फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूला समझ आया बेटा, हेलो। अब देखो हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लेकर के चलते हैं और जल्दी समझ में आ जाएगा, और ये टेबल्स वगैरह इस टाइप से करने की ज़रूरत नहीं है ये। हम यहाँ पर कंप्यूटेशन पे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस सक्सेसेस। मिल गया पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पास जाओ। कहते हैं इस पर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n होगा वो स्वतंत्र रूप से n बार कहेंगे, इट मीन्स कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ सकते हैं। स्मॉल n क्या होगा, सैंपल साइज होगा। कैपिटल N क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, कि कितनी बार हमने ट्रायल किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p मानेंगे, ये p और q स्मॉल होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एंड p इज इक्वल टू 1/3। देखो ध्यान देंगे बेटा जी, इन्होंने कहा एंड p इज इक्वल टू 1/3। देखो ध्यान देंगे बेटा जी, इन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x for the binomial distribution with parameter n 6 and p is equal to 1/3। देखो बेटा जी इन्होंने कहा कि ऑल पैरामीटर्स, उसमें सैंपल साइज 6 है, तो हमने ये देखना है कि जो r 0 होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ऑल पैरामीटर्स तो तभी आएंगे जब हम
एन 6 है तो 6 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो P 1/3 है तो क्या होगा 1 माइनस 1/3 दैट मीन 2/3। सैंपल साइज n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 है, P इज इक्वल टू 1/3, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 दैट मीन 2/3। अब उन्होंने कहा है कि ऑल एक्सपेक्टेशन बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। फॉर्मूला इट मीन्स P प्लस Q टू द पावर 6। ठीक है, फॉर्मूला C6C0 ऑल एक्सपेक्टेशन इट मीन 6 नंबर ऑफ, हमारे पास सैंपल साइज 6 है तो हम 6 जो C0 है इट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स, सक्सेस के चांसेस एक भी नहीं होगा, एक होगा, दो होगा, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, तो हमने पहला लिया 6C0 इंटू पी टू दी पावर 0 इट मीन जो यहाँ होगा 0 इंटू क्यू टू दी पावर 6 - 0। समझ आ गया, क्लियर हुआ, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 10 वॉचेज 4 आर डिफेक्टिव, तो टोटल वॉचेज कितनी हैं, 10 हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। 3 वॉचेज आर सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने कितनी वॉच सेलेक्ट की हैं, 3। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्मॉल एन लेंगे हम वो रैंडम सैम्पलिंग लेंगे, सिलेक्शन जो हमने किया है, छांटी है जो, वो हमारा स्मॉल एन होगा। ओके, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो वॉच इज डिफेक्टिव, सेकंड है वन वॉच इज डिफेक्टिव। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। इन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है डिफेक्टिव की, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पी कितना होगा। 10 टोटल वॉच हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव के चांसेस 4/10। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम पी सक्सेस जो चांसेस मानेंगे, पी जो मानेंगे वो डिफेक्टिव को मानेंगे, क्योंकि इन्होंने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वही हमारा पी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 10 वॉचेज 4 आर डिफेक्टिव, तो टोटल वॉचेज कितनी हैं, 10 हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। 3 वॉचेज आर सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने कितनी वॉच सेलेक्ट की हैं, 3। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्मॉल एन लेंगे हम वो रैंडम सैम्पलिंग लेंगे, सिलेक्शन जो हमने किया है, छांटी है जो, वो हमारा स्मॉल एन होगा। ओके, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो वॉच इज डिफेक्टिव, सेकंड है वन वॉच इज डिफेक्टिव। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। इन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है डिफेक्टिव की, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पी कितना होगा। 10 टोटल वॉच हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव के चांसेस 4/10। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम पी सक्सेस जो चांसेस मानेंगे, पी जो मानेंगे वो डिफेक्टिव को मानेंगे, क्योंकि इन्होंने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वही हमारा पी होगा। ओके, तो पी क्या होगा 4/10, टोटल कितनी है 4 हैं, तो टोटल 10 है, उनमें से 4 डिफेक्टिव है, इट मीन्स सक्सेस के चांसेस हो गए 4/10 इट मीन्स 2/5। तो क्यू कितना हो गया 1 माइनस 2/5। ठीक है, और एन कितना हो गया, जितनी वोट सेलेक्ट की हैं, 3 वोट सेलेक्ट की, तो एन इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में कहता है कि नो वॉच इज डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो वॉच इज डिफेक्टिव, इट मीन्स पी 0। ठीक है, इट मीन्स सक्सेस क्या हो गया, 0 के चांसेस पूछे उन्होंने, पी 0 निकालनी है हमने, इट मीन्स एन 3 है, आर 0 लेकर के चलना है, तो 3C0 पी की पावर 0 क्यू टू द पावर 3 - 0। ठीक है, ऐसे ही P1 उन्होंने क्या है कि वन वॉच इज डिफेक्टिव, तो P1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3C1 P टू द पावर 1 Q टू द पावर 3 - 1। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन, हेलो, समझ आ गया होगा ना अब तो। अब अगला पॉइंट देखो, अगले में तो कहा कि एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होगा, तो कम से कम एक है तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने कोइंस हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4।
ठीक है, तो चारों के निकाल के आप अलग अलग करके भी निकाल दो, जैसे पॉइंट टू में निकाल रखे हैं अलग अलग करके भी निकाल दो, या फिर इकट्ठा एक ही फॉर्मूले में निकाल दो। एटलीस्ट वन है तो वन टू थ्री फोर ऐसे करके एक फॉर्मूला बना दिया और उनको टोटल कर दो। ठीक है, समझ आ गया होगा ना अब तो। अब अगला पॉइंट देखो, अगले में तो कहा कि एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होगा। तो कम से कम एक है तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने कोइंस हैं। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर। ठीक है, तो चारों के निकाल के आप अलग अलग करके भी निकाल दो, जैसे पॉइंट टू में निकाल रखे हैं अलग अलग करके भी निकाल दो, या फिर इकट्ठा एक ही फॉर्मूले में निकाल दो। एटलीस्ट वन है तो वन टू थ्री फोर ऐसे करके एक फॉर्मूला बना दिया और उनको टोटल कर दो। ठीक है, देखो, a student is given 7 objective type questions with true and false answer। एक स्टूडेंट को 7 क्वेश्चन दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिनके आंसर ट्रू और फॉल्स थे। ही passes the exam if he gets 5 or more correct answer। क्या कहा इन्होंने कि वो एग्जाम पास करेगा अगर उसके जो आंसर हैं वो 5 या ज्यादा ठीक होंगे तो। ठीक है, 5 या ज्यादा का मतलब क्या है, 5 ठीक हो गए, 6 ठीक हो जाए, या फिर सातों ठीक हो जाए, तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द सेड एग्जाम। तो पास तो तब होगा भाई जब या तो 5 आए, 6 आए, 7 आए। तो इसका मतलब सबसे पहले ट्रू और फॉल्स कितनी कंडीशन आई, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ट्रू आने के चांसेस 1/2, फॉल्स आने के चांसेस भी 1/2। तो इसलिए हमारे पास हम ये देख लेंगे द आंसर ऑफ क्वेश्चन में बी आइदर करेक्ट और फॉल्स, so प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट और फॉल्स आंसर भी 1/2। इट मीन्स पी भी 1/2 और क्यू भी 1/2। सैंपल साइज 7 हो गए। अब क्वेश्चन में उसने यूं पूछा है हमसे कि वो पास हो जाएगा, तो पास हो जाएगा तो कब होगा पास, जब वो 5 या 5 से ज्यादा नंबर लेकर के आएगा। तो या तो 5 + 6 + 7, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो इन्होंने ये पूरा फॉर्मूला बना दिया, तो हमें पूरा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने p+q⁴ लिख दिया, नो, हमें तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। तो 5, 6 और 7 तीनों के आप निकाल लो अलग अलग और फिर उनको ऐड कर दो। ठीक है, समझ आया, आंसर दे देता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्स रेशो ऑफ मेल चाइल्ड इज 11/20। देखो इन्होंने कहा है कि सेक्स रेशो क्या है मेल चाइल्ड का, 11/20 है। इट मीन्स अगर हम 20 बच्चों का सैंपल लेते हैं तो उनमें से मेल होंगे 11 और फीमेल होंगे 9। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑल विल बी द सेम सेक्स। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, हम 5 बच्चों की एक फैमिली लेते हैं, कहता है क्या प्रायिकता है कि 5 बच्चों वाले परिवार में सभी समान लिंग के होंगे। इट मीन्स या तो पांचों लड़के होंगे या फिर पांचों लड़कियां होंगी। अब देखो मेल और फीमेल दो कैटेगरी है यहाँ पे, मेल के चांसेस भी 1/2, फीमेल के चांसेस भी 1/2। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी और क्यू किसको माने। ये देखना है रेशो किस चीज का बोला, मेल फीमेल, तो भी ऐसी बात है मेल होगा या फीमेल, दो चांसेस हो सकते हैं, तो दो इट मीन 1/2 1/2। तो पी भी 1/2 और क्यू भी 1/2। बट अब यहाँ पे रेशो इन्होंने इस टाइप से दे दिया, क्योंकि अगर रेशो ना दे रखा होता तो हम 1/2 मानते। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने द सेक्स रेशो मेल चाइल्ड 11/20, क्योंकि टोटल 20 फैमिली है। तो पी हो गया 11/20 और क्यू हो गया 9/20। ठीक है, सैंपल साइज हो गया 5। अब इन्होंने क्या कहा है कि वो सेम सेक्स के होंगे, इट मीन पांचों या तो गर्ल होंगी, पांचों या फिर लड़के बॉय होंगे। ठीक है, तो हम अगर क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, पांचों गर्ल होंगी तो हमने पी किसको मानना है, मेल, मेल बच्चों का रेशो लिया ना हमने 11/20, इट मीन्स पी सक्सेस मानना हमने। तो अगर पांचों लड़की होंगी तो इट मीन्स लड़के जीरो हो गए, ध्यान दें इस बात को। अगर पांचों लड़कियां होगी तो लड़के जीरो हो गए।
अगर 500 लड़के हो गए तो लड़कियां 0 हो गई, तो इसलिए दो चांसेस होंगे, P0 और P5। देखो P0 का मतलब 0 मेल, 0 मेल इट मीन्स 500 गर्ल। अगर 5 मेल हैं तो इट मीन्स गर्ल 0। आगे समझ में बेटा? तो इसलिए हमने क्या निकालना है, 5C0 P टू दी पावर, जब हम P0 लेंगे तो 5C0 P टू दी पावर 0 Q टू दी पावर 5 माइनस 0। ठीक है, और सेम एज अगर P5 है तो इट मीन्स C5C P टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, 5C5 P टू दी पावर 5 और Q टू दी पावर 5 माइनस 5, इट मीन्स यहाँ P की पावर 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबल्स इन फोर्थ रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। बस लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहा, डबल के चांसेस बताने हैं। डबल इट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डाइस का केस है तो कितने चांसेस हो सकते हैं टोटल। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कि द नंबर ऑफ डबल्स इन फोर्थ रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। पेयर ऑफ डाई, पेयर ऑफ डाई मीन्स 2 डाइज हैं, तो 2 डाइज में मैक्सिमम चांसेस 36 होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग द रूल ऑफ काउंटिंग हम कर सकते हैं 36 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल होने के चांसेस, तो टोटल कितने होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो इट मीन्स फेवरेबल चांसेस हो गए 6। तो यहाँ पर हम ये लेंगे कि डबल्स के चांसेस कितने हो सकते हैं 6, तो P कितना हो गया 6/36 और Q कितना हो जाएगा 6/36 1/6 और Q कितना हो गया 5/6। अब सैंपल साइज कितना है हमारे पास, फोर्थ रो की है हमने, मीन्स 4 डाई को 2 बार फेंका है ना, 4 2 डाइस को 4 बार फेंका है। ठीक है, तो सैंपल साइज हो गया हमारे पास 4। तो कितने चांसेस हो सकते हैं डबल्स के, ये देखना है अब हमने। तो वही सारे चांसेस होंगे क्योंकि 4 हैं, एक पे एक बार डबल आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, या एक बार भी ना आए, इट मीन 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 0 डबल 1 डबल 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आज हम यहाँ तक करेंगे बेटा। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चंस करके देखेंगे, उसके बाद कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।